हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में कि एक्चुअली में क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इसका ग्राफ होता है। उसके साथ साथ जेईई मेंस 2023 में इसके रिगार्डिंग जो भी एमसीक्यूज आए हैं उन सब को भी हम यहाँ पे डील करेंगे। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो एक्चुअली में क्या होता है। तो सबसे पहले अगर इसके सिंबल के बारे में बात करें तो एक क्लोज्ड ब्रैकेट किसी भी फंक्शन पे, किसी भी वैल्यू पे, किसी भी वेरिएबल पे अगर लगा दिया जाता है तो इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बात वहाँ पे की जा रही है। और इसका मीनिंग यहाँ पे हो गया कि अगर मान लो किसी एक्स पे मैं लगा देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब इसकी वैल्यू जो है इसके सबसे करीबी इंटीजर जो कि या तो ये खुद हो सकता है या इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए समझो यहाँ पे 3.7 दे रखा है, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू पूछिए। वैसे अगर नंबर लाइन पे देखेंगे तो हमें 3.7 यहाँ पे कहीं मिलेगा, लेकिन इसके जस्ट पहले आने वाला इंटीजर, इस कंडीशन को हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि इससे जस्ट पहले आने वाला इंटीजर या ये खुद, क्योंकि अगर मान लो ये खुद इंटीजर होता यानी कि 3 होता तो इसकी तो खुद ही वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि 3 अगर है तो खुद भी तो इंटीजर ही है तो ये आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर माइनस में होता तब भी तो ये खुद भी इंटीजर ही तो है, चाहे नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो तब भी ये -3 ही होता। लेकिन अगर नॉन इंटीजर वैल्यूज यहाँ पे रखी हुई हैं तो उनके सबसे करीबी इंटीजर को इसका आउटपुट माना जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम समझ सकते हैं, जैसे अगर मान लो नेगेटिव वैल्यूज हो तो जैसे यहाँ पे देखो -3.7 अगर मान लो मैं अभी ले लेता हूँ, -3.7 की बात करूँ तो यहाँ पे कहीं नंबर लाइन पे होगा तो इसके जस्ट करीबी इंटीजर कौन सा होगा। अब हमें पता है नेगेटिव नंबर्स में जब भी हम बात करते हैं तो -4 जो है -3 से छोटा होता है, -5 -4 से छोटा, इस तरीके से चलता जाता है। अब यहाँ पे सबसे छोटा जो इसके पास वाला इंटीजर होगा वो होगा -4, ठीक है, क्योंकि हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यू यहाँ पे -3 से -4 के बीच की रेंज के अंदर रखी हुई है ना। तो यहाँ पे सबसे छोटा इंटीजर जो है वो -4 है, इस वजह से इसका आउटपुट -4 हो जाएगा। वहीं पे अगर 0.7 की बात करें तो 0.7 कहीं यहाँ पे आएगा और इसके सबसे करीबी वाला इंटीजर 0 है तो इसका आउटपुट 0 हो जाएगा। कभी कभी ऐसे यहाँ पे वैल्यू पूछ ली जाती है जैसे ई की, यानी कि जिसकी वैल्यू 2.71 होती है जो कि एक्चुअली में यहाँ पे कहीं आएगी। इसके सबसे करीबी इंटीजर हमारे पास 2 होगा तो इसका आउटपुट हमारे पास 2 हो जाएगा। तो एक चीज़ हम यहाँ से रियलाइज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे हम x की वैल्यू जो मन करे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें कुछ भी। यहाँ पे x की मतलब यहाँ पे जो ये फंक्शन है इसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो फंक्शन है उसकी हम वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यही तो इस डोमेन होता है। डोमेन मतलब क्या कि इनपुट क्या क्या डाला जा सकता है, तो इनपुट सारी की सारी रियल वैल्यूज़ को हम डाल सकते हैं। इस वजह से x बिलोंग्स टू रियल नंबर यहाँ पे इसका डोमेन हो जाएगा और आउटपुट में ये वैल्यू जो है हमेशा हमको इंटीजर ही देगी। इस वजह से इसकी रेंज जो है वो हो जाएगी इंटीजर। अब इसी बेसिस पे अगर मान लो मैं इसका ग्राफ थोड़ा बहुत देखना चाहता हूँ, है ना। अब ग्राफ में अगर हम बात करें जैसे जब भी x की वैल्यू 1 से छोटी हो और 0 से बड़ी हो, एक एक केस लेके चलते हैं। 0 से 1 के बीच की अगर मैं बात करूं तो 0 पॉइंट समथिंग होगा। 0 पॉइंट समथिंग के सबसे करीबी इंटीजर क्या होगा, 0। जब भी सबसे करीबी इंटीजर 0 होगा तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी और सारी की सारी वैल्यूज़ पे 0 आएगी। लेकिन जब x इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू 0 आएगी, लेकिन जब x इक्वल टू 1 होगा, है ना। सबसे पहले x इक्वल टू 1 पे देखते हैं। x इक्वल टू 1 पे तो इंटीजर है, 1 खुद भी तो इंटीजर है। जब 1 खुद इंटीजर तो आउटपुट वो खुद ही बनेगा। आउटपुट खुद ही बनेगा तो x इक्वल टू 1 पे वैल्यू आएगी 1। अब ये वैल्यू नीचे इंक्लूडेड है ही नहीं नीचे वाली लाइन में, इस वजह से नीचे लगाएंगे हम एक होलो सर्किल। इसको होलो सर्किल बोलते हैं, ऊपर वाले को फील्ड सर्किल बोलते हैं। फील्ड सर्किल मतलब वो वैल्यू उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है, होलो सर्किल मतलब वो वैल्यू वहाँ पे है ही नहीं। तो अब यहाँ पे देखो जब x की वैल्यू 1 से चलती जाएगी और 2 तक जाएगी तो यहाँ पे इसका आउटपुट 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। लेकिन 2 पे तो ये 1 वैल्यू आएगी ही नहीं, यानी कि ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। होलो सर्किल बनेगा और फिर ये ऊपर चला जाएगा, 2 पे वैल्यू 2 आएगी। अब 2 से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ 3 तक लेके जाता हूँ तो वैल्यू हमारे पास अब 2 आएगी हर फंक्शन की। हर
फंक्शन की मतलब यहाँ पे वैल्यूज़ को x की को अगर मैं बदलता रहता हूँ 2 से 3 के बीच में कुछ भी कर दूँ तो आउटपुट हमेशा 2 ही आएगा, यही मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से आगे भी चलता जाएगा, 3 पे वैल्यू 3 आएगी और लेकिन 4 यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस तरीके से कुछ स्टेप्स यहाँ पे बन रही है। अब नेगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि जब x की वैल्यू -1, सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ -1 से 0 के बीच में होगी। जब -1 से 0 के बीच में होगी तो इसका सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? -1, तो आउटपुट हमेशा -1 ही आएगा, है ना। ये आउटपुट हमेशा -1 आएगा, लेकिन 0 कभी नहीं आएगा, 0 तो केवल 0 पे आएगा। वैसे ही जब x की वैल्यू -2 से -1 तक होगी तो आउटपुट -2 आएगा। तो यहाँ पे अब ये इस तरीके से चलता जाएगा। तो ऐसे ही सिमिलरली आगे भी हमारे पास ये ग्राफ बनता हुआ चला जाएगा। तो जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्टेप टाइप से बन रहा है, इसी वजह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टेप फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, या फिर उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि अगर मान लो किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ कभी कोई इंटीजर ऐड किया जाता है तो उस इंटीजर को हम बाहर ले जा सकते हैं, क्योंकि वो इंटीजर तो ऐड होके फाइनल इंटीजर ही बनाएगा। और इंटीजर का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू वो खुद ही होता है, वहाँ पे कोई उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होता। जैसे एग्जांपल से समझोगे तो अच्छे से क्लियरिटी होगी। जैसे 2.3 + 3 लिखा है। अब नॉर्मल तरीके से अगर मान लो मैं इसका निकालूंगा वैल्यू तो ये 5.3 हो गया। 5.3 का मेरे को पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 5 आ जाएगी। बट दूसरे तरीके से अगर मान लो मैं इसको करना चाहूँ तो यहाँ पे 2.3 को एज इट इज लिख दो और 3 सिंस इंटीजर है उसको बाहर ले जाओ। अब 2.3 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 2 हो जाएगी और 3 हमारे पास बाहर है, तो वैल्यू हमारे पास सेम ही आएगी। यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे कभी कभी हमारे पास, हालांकि यहाँ पे कोई भी एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल होता है तो उसमें हमको काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है कि वैल्यू को तोड़ के लिख दें। जैसे 5.4 है, अब 5.4 को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ ना, 5 + 0.4। अब मेरे को क्या पता है कि 5 जो है इंटीजर है तो बाहर आ जाएगा और मेरे पास केवल ये बचा 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू। अब 0.4 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू हमको काफ़ी आसानी से पता है, तो बहुत छोटी सी चीज़ है ना, ये 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 5 + 0 और फाइनल आउटपुट हमारा 5 आ जाएगा। अब बात यहाँ पे आती है, चलो ठीक है तो प्लस के लिए हमने कर दिया, लेकिन अगर माइनस हो तो चलो ठीक है, उसी के लिए दूसरी चीज़ हम लिख लेते हैं कि 5.4 को मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूँ माइनस वाले के। जैसे कि ये हो जाएगा 6 - 0.6, आउटपुट तो 5.4 ही आ रहा है। अब यहाँ पे देखो 6 इंटीजर है तो 6 बाहर आ गया, अब प्लस साइन लगाना है और अंदर क्या बच रहा है -0.6। इस माइनस को इधर लेके हमको जाना है, इस चीज़ का बस ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर रहना चाहिए। अब -0.6 की वैल्यू माइनस में 0 पॉइंट समथिंग से बड़ी और -1 के बीच की वैल्यू का आउटपुट हमेशा -1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 - 1, मतलब आउटपुट तो सेम ही 5 आएगा। ठीक है, उसको लिखने के तरीके अलग अलग हम देख सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है x, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू प्लस में उस x के नेगेटिव काउंटर पार्ट के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू, दोनों को अगर मैं सम कर दूं तो फाइनल आउटपुट क्या आता है। अब इसमें भी दो केस बनते हैं कि जब x जो है वो एक नॉन इंटीजर वैल्यू है, जैसे एग्जांपल के लिए 4.3 ले लो, है ना, और चाहो तो -4.3 ले लो, कोई सा भी ले लो, एक ले सकते हैं। एक को अगर लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक नेगेटिव बन जाएगा। तो यहाँ पे एक आएगा 4.3 इधर आ जाएगा प्लस -4.3। अब देखो 4.3 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 4 होती है और -4.3 के -5 हो जाएगी, तो फाइनल आउटपुट हमें -1 मिलेगा। सेम चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, बस ऊपर वाला जो है उसी का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये आ जाएगा -5 + 4 तो -1, तो हमेशा -1 ही आउटपुट हमको मिलेगा। लेकिन अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ नॉन इंटीजर ना हो के इंटीजर हो, जैसे कोई सी भी ले लो, x की वैल्यू +-8 में से जैसे +8 ले लेते हैं, है ना। +8 अगर मान लो मैं लूँगा तो अब मेरे पास क्या आएगा, +8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू माइनस प्लस में इसके नेगेटिव काउंटर पार्ट का। अब देखो इंटीजर की वैल्यू तो वही की वही रहती है, तो यहाँ पे 8 आ गया और -8 हो या +8 सबकी वैल्यू सेम ही रहेगी, -8 आ जाएगी। तो ये आउटपुट हमेशा 0 मिलेगा जब भी x एक इंटीजर हो। यहाँ पे 1 लिख दिया, ये गलत है ना। यहाँ पे फाइनल आउटपुट जो है वो हमेशा 0 ही मिलेगा इस सिचुएशन में जब x एक इंटीजर होगा।
अब दूसरी चीज़ देखते हैं। अब एक ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल है, इससे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। अब देखो ये कहना क्या चाहता है, ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो मेरे को कहीं पे ऐसा लिखा हुआ मिले x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस, है ना। अब मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है कि ये जो आउटपुट होगा, ये आउटपुट एक्चुअली में एक इंटीजर वैल्यू होगी। अब जब ये इंटीजर वैल्यू है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है कि इंटीजर वैल्यू को बाहर निकाल के रख दो। तो वही काम इसने किया कि बाकी बची हुई को सबसे पहले तो बाहर निकाल के दिया, अब जो बाकी बच रहा है उसको एज इट इज लिख दो, यही तो बच रहा है। तो ये फाइनल आउटपुट, इसको दो बार तो है, ये सेम चीज़ हो गया। अब कहना क्या चाहता है, देखो हमारे पास ये एग्जाम्पल है ना, इसी एग्जाम्पल को हम दो तरीके से करते हैं। पहला तरीका हमारे क्या कहता है, जैसे ये है पाई, इसकी वैल्यू होती है 3.14 और ई की वैल्यू 2.71, दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5.8। मतलब इसका अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आएगा 2.3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 9.2 माइनस 5.8, है ना, 85 ये आ गया। अब इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, है ना, तो हमारे पास आएगा 2.3 प्लस 9.2 माइनस 5, है ना, ये आ गया। ये लो, अब ये 4.2 बचेगा, 4.2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.3 प्लस 4 यानी कि 6.3 यानी कि 6। अब इसी चीज़ को दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरे तरीका मतलब जो ये प्रॉपर्टी है इसकी हेल्प से, प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ये जो वैल्यू है ये पाई प्लस ई के ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये एक्चुअली में एक इंटीजर है ना। उससे पहले ये वाला बाहर वाला देखो 9.2 के बाद पहले जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा, ये बोलना चाहता है ये पूरा इंटीजर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2.3 तो एज इट इज लिख दो, और बाकी जो है यानी कि 9.2 प्लस की जगह माइनस है एक्चुअली में यहाँ पे, है ना, पाई प्लस ई, ये ऐसे बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो इंटीजर था। अब दूसरी चीज़ क्या कहती है कि यहाँ पे ये वैल्यू भी बाहर आ जाएगी क्योंकि ये जो है पाई प्लस ई की ये वैल्यू, ये भी तो एक इंटीजर ही है। अब दोबारा से इसी सेम प्रॉपर्टी को अगर मान लो मैं लगाता हूँ तो मेरे पास अभी यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी कि 2.3 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू प्लस 9.2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू माइनस पाई प्लस ई के ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो अब कितना सिंपली हो गया। तो यहाँ पे मतलब सबको अलग अलग सेपरेट करके भी हम लिख सकते हैं, बस उसके साइंस का ध्यान रखना है, प्लस साइन कहाँ पे है, माइनस साइन कहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे 2.3 के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2, 9 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, तो ये -5, तो यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आएगा 11 माइनस 5, मतलब फाइनल आउटपुट हमारा 6 ही आने वाला है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमसे क्या कहती है कि अगर मान लो x या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो है उसकी वैल्यू किसी n से, n यहाँ पे एक इंटीजर है, उससे बड़ी है, तो x की वैल्यू हमेशा n से बड़ी होगी, जैसे कि ये। अब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। इसका आउटपुट जो है वो बोल रहा है कि -3 से बड़ा है, -3 या -3 से बड़ा है, -3 या -3 से बड़ा मतलब इधर वाली रेंज में। तो ऑब्वियस सी बात है कि x की वैल्यू अब यहाँ पे जो है -3 से बड़ी ही होगी, यानी -2 पॉइंट समथिंग होगी, तभी जाके मिनिमम से मिनिमम इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, -3, है ना। अब -3 कब आएगा, जब x इक्वल टू -2 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि एक्चुअली में -3 से तो बड़ी ही है, वही चाहिए, है ना। वही ये पहली प्रॉपर्टी हमसे कहना चाह रही। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रही कि ये एक्चुअली में यहाँ पे लेस देन इक्वल टू वाला साइन है ना, ये लेस देन इक्वल टू वाला साइन है। यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी कहना चाह रही कि अगर किसी भी x के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू लेस देन n है तो वहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो n+1 से छोटी होगी, जैसे कि x इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू 4, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकती है। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 4 हो सकती है, 4 कब होगी, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू मान लो 4 कब होगी, जब x की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग होगी, है ना। अब 4 पॉइंट समथिंग में तो ये 4.9 भी तो हो सकता है। अब 4.9 मतलब यहाँ तक भी हो सकता है, लेकिन ये 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, है ना, मैक्सिमम तो 4 है। तो इस सिचुएशन में हम क्या बोल सकते हैं कि x की वैल्यू जो है 5 से जस्ट छोटी होगी, लेकिन 5 नहीं होगी, 5 किसी हाल में नहीं होगी, लेकिन उससे जस्ट छोटी हो सकती है, 4.9999 कितना तक भी हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। तो वही चीज़ जो है ये सेकंड प्रॉपर्टी के द्वारा
कही जा रही है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब अगर मान लो अपने को ऐसा बोला जाए कि किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू n से बड़ी है, यानी कि 1 से बड़ी है, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है 1 तो हो ही नहीं सकती, 1 से बड़ी है, कोई भी ले लो, है ना। हमको पता है इसकी वैल्यू इंटीजर देगी, तो 1 से बड़ा कोई भी एक इंटीजर ले लो, मान लो ये 2 है ना। अब ये 2 कब आएगा? ये 2 जब आएगा जब x की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी, है ना, 2 पॉइंट समथिंग होगी। मतलब इससे अगर यहाँ पे ये 1 था या फिर ये था, तो ये मतलब 1 एक एक्स्ट्रा ज़्यादा ऐड हो रहा है ना यहाँ पे। तो वही चीज़ है कि x की वैल्यू या तो यहाँ पे n+1 हो सकती है, n+1 से बड़ी ही होगी। वही सेम चीज़ यहाँ पे जब x की वैल्यू 4 से छोटी होगी, यानी कि मान लो 3 होगी, है ना, 4 से छोटी मैक्सिमम वैल्यू 3 मान लेते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में x की वैल्यू क्या होगी? या तो 3 हो सकती है या 2 पॉइंट समथिंग हो सकती है, लेकिन 2 नहीं हो सकती। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये वैल्यू 2 नहीं हो सकती, लेकिन 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर ये 3 है तो x की वैल्यू 3 से छोटी ही होगी। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ अपने को दे रखा है कि एग्जाम्पल है कि x² के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल है। तो अब हमको यहाँ पे बताना है कि x की वैल्यू किसके इक्वल होगी। अब देखो इसको कैसे करना है। इसको करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं, जैसे अगर मान लो मैं पूरे के पूरे जो x² है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर तुमको लग रहा है, इसको अल्फ़ा मान लिए। अब अल्फ़ा अगर मैं मान लिया तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है, अल्फ़ा के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 3 है, जिसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगी, यही चीज़ का ध्यान रखना है बस। अल्फ़ा की वैल्यू जो है 4 से छोटी होगी, लेकिन 3 के बराबर है, 3 से बड़ी हो सकती, ये चीज़ है। अब तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ कि अब अल्फ़ा की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ये होगा। अब रूट ले लो, रूट लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3 और यहाँ पे मॉड आएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। या फिर प्लस माइनस लगा सकते हो दोनों साइड, और यहाँ पे आ जाएगा √4 मतलब 2, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे मेरे पास 2 केस बन रहे हैं और दोनों केस होने चाहिए, जिसमें पहला केस क्या है, पहला केस मेरे पास है केस फर्स्ट, वो है कि मॉड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू √3। जब भी ऐसा होगा तो यहाँ से इंटरवल वाले चैप्टर में भी तुम लोग पढ़े होगे, यहाँ से हम सीधा सीधा इसकी रेंज निकाल सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो एक्चुअली में -√3 से छोटी होगी और आएगा यहाँ पे, और x की वैल्यू √3 से बड़ी होगी, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन दोनों जगह हमारे पास आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा केस हमारे पास क्या है, दूसरा केस है हमारे पास में यहाँ पे केस सेकंड, है ना। सेकंड केस है यहाँ पे कि जब यहाँ पे x की वैल्यू मॉड x इज़ लेस देन 2, जिसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x की वैल्यू 2 से और -2 इन दोनों के बीच की होगी। यहाँ पे इक्वल टू वाला साइन है ही नहीं। अब इसी को अपन यहाँ पे अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो देखो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं ये देखना है हमको। 2 है, -2 है, √3 -√3। अब √3 कितना है 1.7, तो यहाँ पे 2 से पहले ही आएगा, यहाँ पे आएगा √3, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे -√3, यहाँ पे आएगा -2। पहला केस क्या कहता है, पहला केस मेरा कह रहा है कि x की वैल्यू -√3 से छोटी है, जिसमें ये वैल्यू इंक्लूडेड है, और फिर +√3 से बड़ी, ये वाला पहला इंटरवल है। दूसरा इंटरवल कह रहा है कि अपनी यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो एक्चुअली में ये और ये इन दोनों के बीच के। अब ये दोनों केस मेरे लिए होने चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन ये भी एप्लीकेबल है, ये भी एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि चाहे ये हो जाए या ये हो जाए। जब दोनों एप्लीकेबल हैं तो मतलब एंड का साइन दोनों के बीच में लग रहा है। एंड जब भी दोनों के बीच में लगता है तो इसका सिंपल सा मीनिंग हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया जाएगा। तो कॉमन चीज़ क्या है, तो दोनों में कॉमन एरिया हमारे पास ये आ रहा है एक तो, और एक ये आ रहा है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए, है ना, तो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कि यहाँ पे x की जो फाइनल वैल्यू होगी उसमें देखो 2 तो यहाँ पे इंक्लूडेड है लेकिन ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और -√3। √3 दोनों में इंक्लूडेड है और यूनियन यहाँ पे आ जाएगा √3 से 2 तक। ये इसका फाइनल आंसर हमारे पास निकल के आया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जैसे मान लो ये एक क्वेश्चन है ना, इसको तुम लोग ट्राई करना, है ना। इसमें बस कुछ नहीं करना है, एकदम बेसिक है। वैसे चाहो तो अपन भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे
अगर मान लो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x को t मान लूँ, तो मेरे पास क्या आएगा कि fx जो है वो एक्चुअली में लिखा है रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। अब हमको क्या पता है रूट के अंदर की वैल्यू, जब x एक रियल वैल्यू है या ये पूरी फंक्शन एक रियल वैल्यू, तो ये जीरो हो सकता है या फिर जीरो से हमेशा बड़ा होगा, कभी नेगेटिव तो होगा ही नहीं रूट के अंदर। तो वही चीज़ की प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे लगानी, क्या कि टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हमेशा होगा। अब इस चीज़ का कैसे यूज़ करेंगे? अब इस चीज़ का यूज़ करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर कर दो। तो यहाँ पे इसके फैक्टर हो जाएंगे टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जिसमें t कॉमन लिया तो t माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया तो t माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक फैक्टर आया t माइनस 2, दूसरा आया t माइनस 1, दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि t की वैल्यूज़ जो हैं, देखो अब यहाँ पे अलग अलग इंटरवल भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। जब x की वैल्यू या t की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी होगी और 2 से बड़ी होगी, ये पॉजिटिव कब होगा? देखो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट ले लो, एक 1 ले लिया एक 2 ले लिया है। 2 से वैल्यू जब भी बड़ी होगी पॉजिटिव देगा, 1 से 2 के बीच में नेगेटिव देगा और 1 से छोटी पे पॉजिटिव देगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि t की वैल्यू जो है वो एक्चुअली में माइनस इन्फिनिटी से 1 तक यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक बिलोंग कर रहा है ना। तो इसी चीज़ को अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि t जो है वो प्लस 1 से छोटा है एंड यूनियन t जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 से। यहाँ पे देखो t क्या है, t तो अपन ने माना है, t थोड़ी ना कुछ है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 से छोटा है। अब यही प्रॉपर्टी में हमने देखा था यहाँ पे, जब x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लेस देन इक्वल टू n है, तो x की वैल्यू n प्लस 1 से छोटी होगी। एक तो ये आ गया यूनियन। अब यहाँ पे भी यूनियन है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर ये है तो x जो है n के ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, n मतलब यहाँ पे 2 है, तो ये आ जाएगा हमारा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब इसी के रिगार्डिंग जो जेईई मेंस 2023 में क्वेश्चंस आए थे उनको भी देख लेते हैं। जैसे अपने को यहाँ पे एक इक्वेशन ये वाला दे रखा है और यहाँ पे बोला है कि ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस बताने, यानी कि x की बेसिकली वैल्यू बतानी। तो इसको देखो अपन क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस 4x हो गया प्लस 3 है ना, और इस वाले ग्रेटेस्ट इंटीजर को सबको एक साइड ले लो, तो हमारे पास आ गया x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ l, ये आ गया। अब देखो अब इसका क्या करें हम, अब इसका हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एक्चुअली में इस लेफ्ट साइड वाले की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो इसके फैक्टर्स अगर मान लो मैं करता हूँ, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, और यहाँ से अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास आएगा x माइनस 1। एक फैक्टर इधर से x माइनस 3 आया, एक आया x माइनस 1 और यहाँ पे ये आ गया x माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x माइनस 1 दोनों में है, तो x माइनस 1 तो हो गया, तो x इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 1, ये तो एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, दूसरा चीज़, अब दूसरा चीज़ क्या देखना है कि x माइनस 3 एक्चुअली में अब किसके इक्वल होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x के। अब इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करता हूँ तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस, ये इक्वल टू होना चाहिए 3 के। अब ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x की तुम कुछ भी वैल्यू लेके देख लो। कैसे? अगर मान लो तुम यहाँ पे x की वैल्यू लेना चाहते हो, मान लो 0.4, ठीक है, 0.4 तुमने लिया तो x आ गया यहाँ पे 0.4। अब माइनस 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो तो 0 ही रहेगा भाई। ये तो जैसे यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको समझना चाहूँ तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3। अब देखो x की कुछ भी वैल्यू ले लो, x मान लो चलो 0 तो तुम समझोगे कि भाई 3 से छोटा है तो ऑब्वियस सी बात है, 7.4 ले लो, चलो 7.4 लिए तो यहाँ पे आया 7.4 माइनस 7.4 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू। अब 7.4 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू तो 7 रहेगी, 7.4 माइनस 7 मतलब ये तो 0.4। ये वैल्यू तो हमेशा जो है x माइनस ये वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगी, उससे बड़ी कभी हो ही नहीं सकती, तो 3 कभी होगी नहीं। जब 3 कभी होगी ही नहीं तो कभी इसका सॉल्यूशन 3 आएगा ही नहीं। तो हमारे पास केवल एक सॉल्यूशन आया इसका, x इक्वल टू 1। अब x इक्वल टू 1 कहाँ पे एग्जिस्ट करता है,
यही चीज़ हमको देखनी है। तो x इक्वल टू 1 जो है वो एक्चुअली में यहाँ पे इसका यूनिक सॉल्यूशन हो गया, जो कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में है। ठीक है, तो 2 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन तो है ही नहीं, नो सॉल्यूशन, ये भी गलत हो गया। एक यूनिक सॉल्यूशन है, हाँ यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन 1 इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो लास्ट वाला हमारा सही हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि x इक्वल टू 1 इसके अंदर आ रहा है और उस पे हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन निकल के आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये भी जेईई मेंस 2023 में आया हुआ था। अब देखो यहाँ पे रूट की वैल्यू 1 2 3 से रूट ऑफ 120 तक लेके जा रहा है ना। अब इसको ना बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है ना, थोड़ा सा बस इसमें दिमाग लगाना है। क्या कि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी रहेगी, 0, सॉरी 0 क्यों रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी हमेशा 1, इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 रहेगी, 1 रहेगी। इसकी वैल्यू ये 1.4 होता है, 1.414 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा तो 1 रहेगी, इसकी वैल्यू भी 1 रहेगी। अब 1 कब तक रहती है, 1 जब तक रहती है जब तक रूट 4 नहीं आ जाता है ना, क्योंकि रूट 4 की वैल्यू हमको क्या पता है, रूट 4 की वैल्यू 2 होती है उससे पहले, और 1 से बड़े हुए रूट की वैल्यू हमेशा 1 रहती है। तो 3 बार यहाँ पे 1 1 1 आया, चलो 1 + 1 + 1 है ना। अब दूसरी चीज़ देखो, रूट 4 से इसकी वैल्यू 2 होती है और रूट 9 पे 3 होती है, वो इसके बीच के सारे वैल्यूज़ पे 2 आउटपुट देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू है ना। यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें, ये चीज़ ध्यान से समझना कि अगर मान लो अपने को रूट ऑफ x की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे x की वैल्यू 4 से 9 के बीच में चल रही है। अब 4 से 9 के बीच में चल रही है मतलब आउटपुट 2 से स्टार्ट होगा और 2.9 यहाँ पे एग्जैक्टली इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंक्लूड अगर मान लो मैं कर लूँगा तो सीधा सीधा मेरे पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन उससे जस्ट पहले वाला यानी कि रूट 8 तक की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, रूट 4 से रूट 8 तक की अगर अपन बात करें तो ये आउटपुट जो है हमेशा हमको 2 ही मिलेगा, 2 पॉइंट समथिंग यहाँ पे रहेगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा तो आउटपुट हमेशा 2 मिलेगा। वैसे ही रूट 9 से स्टार्ट होके और रूट 15 तक, 16 नहीं, 16 पे 4 हो जाएगा, 15 तक हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा, और लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर लगने के बाद हमेशा 3 मिलेगा। ऐसे ही रूट 16 से स्टार्ट होगा। अब ये बन रहा है एक पैटर्न, पैटर्न क्या बन रहा है कि यहाँ पे 1 हमको कितनी बार मिल रहा है, 1 मिल रहा है हमको 3 बार, 3 बार 1 मिल गया। दूसरी चीज़ 2 हमको कितनी बार मिल रहा है, देखो रूट 4 पे रूट 5 रूट 6 रूट 7 रूट 8 है ना, तो 5 बार मिल रहा है, 5 बार हो गया। अब यहाँ से अगर तुम रूट 9 से रूट 15 तक देखोगे तो कितने हैं टोटल, हमारे पास में 7 है ना। तो हमारे पास एक पैटर्न बन के आ रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है कि अगर मान लो मैं इस वैल्यू को कुछ भी बोल देता हूँ, मान लो f बोल देता हूँ, तो f की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1 + 1 + 1 प्लस, और क्या आ रहा है 2 आ रहा है 5 बार, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ऐसे ही 3 कितनी बार आ रहा है, 3 हमारे पास 7 बार आ रहा है ना। ये रूट 9 के लिए, रूट 10 के लिए, और ये प्लस क्यों हो जा रहा है ना, रूट 11 के लिए, और रूट 12 के लिए, रूट 13 के लिए, रूट 14 के लिए, और 3 और प्लस रूट 15 के लिए, और रूट 16 पे करेंगे तो वैसे ही 4 स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से चलता जा रहा है। अब देखो तो मेरे पास पैटर्न क्या बना, मेरे पास पैटर्न बना कि 1 जो है 3 बार आ रहा है, ठीक है, प्लस, और 2 जो है 5 बार आ रहा है, ऐसे ही 3 जो है 7 बार आ रहा है। इस तरीके से चलता जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहीं पे पैटर्न ढूंढना है अपने को। पैटर्न क्या है कि ये है n, तो ये क्या हो रहा है, ये एक्चुअली में 2n + 1 है। देख लो यहाँ पे, इसको बोलो n, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2n + 1, तो 2 दिन 4 और 1 5 है ना, 3 है, 3 रखो यहाँ पे, 3 6 और 1 7, हो गया n + 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और 4 के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा 8 और 1 9। इस तरीके से चलता जा रहा है। तो फाइनली अपन क्या बोल सकते हैं, अब लास्ट में कहाँ तक जा रहा है, ये देखो लास्ट में जा रहा है ये 120 तक। 120 क्या है, रूट 100 से स्टार्ट हो रहा है रूट 120 तक, मतलब ये 10 पॉइंट समथिंग है ना। तो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 10 दे रहा है, ये ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पे लास्ट में हमको जो है वो 10 मिल रहा है, और कितनी बार मिलेगा, 21 बार। कैसे मिलेगा, देखो 100 से स्टार्ट हो रहा है 120 तक, टोटल नंबर ऑफ टर्म 21 है,
वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए सबका सम ही तो पूछा है ना, तो मेरे को इन सब का सम चाहिए। अब मेरे पास बन गया एक सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस को सिंप्लीफाई करने के लिए देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लगाओ सिग्मा, है ना, सिग्मा ये समेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आर की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 10 तक जा रही, 10 ही तो है, 1 2 3 और ये 10 हर बार ऐसे ही चल रहा है। और आर क्या है, एक तो आर खुद है और आर के साथ 2r+1 लिखा हुआ है, ठीक है, एन की जगह मैंने आर डाल दिया है जिससे कि इसको हम सिंप्लीफाई यहाँ पे आसानी से कर सकें। अब देखो, अब अगर ऐसा हो गया है तो इसको तो सिंप्लीफाई करना काफ़ी आसान है कि r = 1 से 10, ये हो गया 2r² प्लस, और अलग अलग करके भी हम इसको लिख सकते हैं r = 1 to 10 और ये हो गया r। अब r² मतलब कि 1 से, जब r की वैल्यू 1 है तब से 10 तक n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम पूछा है ना, और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो उस वैल्यू को अपन देखो 2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ r = 1 से 10 तक r² प्लस r = 1 से 10 तक r। अब यहाँ पे देखो 2r² मतलब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1 × 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे n क्या है 10, n+1 क्या हो जाएगा 11, 2n+1 कितना हो जाएगा 20 और 1 21/6, ये आ गया। प्लस अगला है n नेचुरल नंबर्स का सम वाला फॉर्मूला, है ना, वो क्या होता है, r है यहाँ पे 1 2 3 4। अगर एग्जांपल से भी देखना चाहोगे तो ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1² 2² 3² से 10² तक का सम, और ये लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 से 10 तक का सम। तो ये क्या हो जाएगा 10 × 11/2, और ये हमारे पास आ जाएगा 10 × 11/2। अब देखो ये इससे गया, यहाँ पे ऊपर उधर बचता है 55, है ना, इसको इधर लिख लेते पूरा सेपरेट, है ना। तो और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 से काटो 2 और 3 से 7 और 2 से इस 2 को निपटा दो, तो यहाँ पे आया 770, 11 × 7 77 × 10 770 प्लस 55। तो फाइनली आउटपुट हमारा आ जाएगा 825, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही था कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। उस वीडियो में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दोनों के ग्राफ्स किस तरीके से मूव करते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, उन सब के रिगार्डिंग भी काफ़ी बात करेंगे। तो वो वीडियो और वैसी ही बहुत सारी वीडियो जो कि जेई एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगी, उन सबको देखने के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।